मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? स्टूडेंट्स, पढ़ाई कीजिए और अपना जो इसका फ़ायदा है आपको मिलना चाहिए, और यही मैं आशा करती हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग मेहनत कीजिए। ये हिंदी मीडियम है, पंजाबी मीडियम नहीं है। आपको मेहनत करनी है और अपनी राइटिंग जो है आपको फ़ास्ट से फ़ास्ट करनी है। स्टूडेंट्स, नहीं तो आपका पेपर रह जाता है स्टूडेंट्स, और मैं नहीं चाहती कि आपकी स्पीड कम हो और आपका पेपर रह जाए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग अपनी जो राइटिंग की स्पीड है उसे बढ़ाइए, और आपके ही लिए ये फ़ायदा होगा। चलिए, मैं आज आपकी एक और हेल्प करने के लिए स्टूडेंट्स, ये एक ही क्वेश्चन है, मैनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको ये याद करना होगा। और जो पहले मैंने 2 क्वेश्चंस आपके लिए वीडियो बनाए थे वो भी इम्पॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको याद करना है। 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, तो इससे में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने ये एक ही वीडियो की जो वीडियो क्वेश्चन की वो बनाई है। तो आगे मैं और क्वेश्चंस की वीडियो भी आपके लिए बना दूँगी। तो चलिए हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा ताकि मेरे साथ साथ आपका ये आधे से ज़्यादा जो क्वेश्चन है आपको याद हो जाए, और रिपीट करते समय आपको वो बातें याद रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न आयाम कौन से हैं? और देखिए ये स्टूडेंट्स, और 15-16 में ये जो क्वेश्चन है आ चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदा लेकर के आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? इस परिभाषा के 2 सकारात्मक पहलू तथा 2 सीमाएँ बताइए। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी गई है? इस परिभाषा के 2 सकारात्मक पहलू और 2 सीमाएँ बताइए। या फिर ये जो क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए, और स्वास्थ्य की संकल्पना क्या है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा। तो चलिए हम स्टूडेंट्स, कोई भी इनमें से क्वेश्चन आए तो आपका आंसर यही रहेगा। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है जून 2016 में भी आया है, और दिसंबर 2016 में भी आया है, और 2015 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो करके आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। 15 में पहले आया है, और 16 जून 2016 और दिसंबर 2016 में ये बार बार से रिपीट हो करके क्वेश्चन आया है, तो आपको अच्छे से याद करना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। स्वास्थ्य को परिभाषित करना कठिन है, यही कारण है कि अलग अलग वैज्ञानिकों और विचारकों एवं संस्थाओं ने समय समय पर स्वास्थ्य की अलग अलग परिभाषाएं जो हैं वो दी हैं। इनमें से कुछ से महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार हैं। तो इसमें कुछ भी आपके लिए कठिन नहीं है जो आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है, पहले भी जो हमने स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी, तो उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य को परिभाषित करना कठिन है, यही कारण है कि अलग अलग वैज्ञानिकों, स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी धारणाएं जो होती हैं, जितने भी वैज्ञानिक होंगे, जितने भी होंगे काउंटिंग में, आप उनको याद कर लीजिए। उनके सभी वैज्ञानिकों के जो थॉट्स होंगे वो सबके अलग अलग ही होंगे। जितने भी विचार होंगे उनके, वो अपने अपने विचारों में अलग अलग परिभाषाएं ही देंगे स्टूडेंट्स। एक सी परिभाषा किसी की भी नहीं होगी, ये आप लोगों को याद रखना है। तो हमें ये परिभाषा देख लेनी है। शरीर, मन और चेतना की ओजस्वी अवस्था जिसमें समस्त शारीरिक बीमारी और दर्द के अभाव की स्थिति हो को स्वास्थ्य कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, और शरीर, मन और जो चेतना है, देखिए जैसे बड़ों ने कहा है कि जैसा तन वैसा ही मन, वैसे ही हमारा मन हो जाता है। जैसे हमारा स्वास्थ्य होगा वैसा ही हमारा मन हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड देखिए हमसे कहा गया कि शरीर, मन और चेतना की जो अवस्था होती है और उसमें जो दर्द होता है, तो उसी को हमें स्वास्थ्य कहते हैं। हमारा स्वास्थ्य यदि बिगड़ा है तो हमसे काम नहीं होते, और यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमें ये दुनिया भी अच्छी लगने लगती है। बस यही इसकी परिभाषा है। शरीर और मन की तेजपूर्ण स्थिति ऐसी अवस्था है जिसमें समस्त शारीरिक और मानसिक कार्य समय से और पूरी क्षमता से संपादित हो रहे हों, ऐसी अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1948 में अपने संविधान की प्रस्तावना में स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी थी वही सर्वमान्य है। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो पंक्ति यहाँ पे लिखी है, मैंने बोली है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इसको आपको ज़रूर लिखना है। क्या है स्टूडेंट्स? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1948 में अपने संविधान की प्रस्तावना में स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी और वो परिभाषा सर्वमान्य है। तो ये इम्पॉर्टेंट पंक्ति आपको ज़रूर लिखनी है। वह परिभाषा इस प्रकार है: स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संतुलन की अवस्था है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के साथ जो रिलेटेड हमारा शरीर, मानसिक एवं सामाजिक जो हमारा संतुलन है उसकी ये व्यवस्था है। और यहाँ पे अपंगता का अभाव बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने कहा है कि केवल रोग और अपंगता का अभाव ही हमारे शरीर में नहीं है, इसके साथ हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन भी उसकी व्यवस्था भी की गई है। तो चलिए इस परिभाषा के कुछ सकारात्मक पहलू निम्न हैं। कौन से सकारात्मक पहलू हैं देख लेते हैं। पहला है, स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। और दूसरा है, यह परिभाषा विस्तृत व सकारात्मक है। इस परिभाषा की कुछ परिसीमाएं निम्न हैं। तो इसकी परिसीमाएं कौन सी हैं? पहली है, इसमें बताए गए स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को मापना कठिन है। और दूसरी है, स्वास्थ्य को एक प्रक्रिया के रूप में न देखकर एक स्थायी स्थिति माना गया है। तो ये हमारा जो स्वास्थ्य है वो प्रक्रिया नहीं है, तो यहाँ पे एक स्थायी स्थिति है, एक निम्न, एक तय तक रहने वाली सीमित जो स्थिति है वो मानी गई है। कुछ लोगों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा की यह कहकर भी आलोचना की कि यह व्यवहारिक न होकर मात्र आदर्शवादी है। उनके अनुसार स्वास्थ्य कोई अवस्था नहीं है, बल्कि यह दोस्तत परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की कला और क्षमता है। तो जो हमारा स्वास्थ्य है स्टूडेंट्स, हमसे यहाँ पे बताया गया है, तो जो भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ होंगी तो उनके अनुसार ही हमारा स्वास्थ्य चलता है। तो उसी के हिसाब से हमारा जो तालमेल है उसको कला कह लीजिए या कुछ भी, और हमारी जो क्षमता है इसी के साथ रिलेटेड है स्टूडेंट्स। स्वास्थ्य के चलते ही व्यक्ति अच्छे ढंग से जीवन का आनंद ले सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा में कही गई बातें कुछ लोगों पर तो लागू हो सकती हैं, परंतु हर परिस्थिति में सभी लोगों और सभी समुदायों पर लागू हो यह संभव नहीं लगता। कुछ लोग इस परिभाषा को अप्रासंगिक भी मानते हैं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसकी बातों पर खरा उतरेगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पूरी तरह से जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों के दृष्टिकोण से पूर्ण हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम इस परिभाषा को पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे तो हमसे कोई भी स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि सभी बीमार हैं। यदि हम ये मान लेंगे तो इस सारी आलोचनाओं के बाद भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा ही अपेक्षाकृत उचित एवं मान्य है। स्वास्थ्य का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में इसी परिभाषा को आधार बताए जाने को स्वीकृति मिली है। तो यहाँ पे यही बातें जो है आधार हैं और इनको ही परमिशन मिली है स्टूडेंट्स। स्वास्थ्य से रिलेटेड ये सारा पॉइंट आपको याद कर लेना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा के 3 आयाम हैं, और यहाँ पे परिभाषा के 3 आयाम बताए गए हैं। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो है ये स्वास्थ्य के आयाम हैं। जो व्यक्ति तीनों रूप से स्वस्थ होता है उसे सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले भी हमने पिछले जो क्वेश्चन थे वहाँ पे बताया गया है कि तीनों रूप से यदि जो इंसान है वो स्वस्थ होगा तो ही वो सकारात्मक स्थिति में उसे जो कहते हैं उसे माना जाएगा कि ये बिल्कुल स्वस्थ है। सकारात्मक स्वास्थ्य के सिद्धांत से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में शरीर और मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य करना। ऐसी स्थिति में जैविक रूप से शरीर की प्रत्येक कोशिका तथा अंग अपनी अधिकतम क्षमता तथा संपूर्ण तालमेल से कार्य करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भी व्यक्ति संतुष्ट या स्वस्थ अनुभव करता है तथा सामाजिक रूप से भी समाज में व्यक्ति
कि उसकी क्षमता अनुसार अधिकतम भागीदारी होती है। तो जैसे ही हमारे शरीर की क्षमता है वैसा हमारा स्वास्थ्य है। तो यहाँ पे सामाजिक रूप से भी समाज में व्यक्ति की उसकी क्षमता अनुसार अधिकतर भागीदारी होती है। जितनी उसमें क्षमता है, उसमें ताकत है, उसके अनुसार ही वो समाज में विचरता है। इस प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषा अपने दृष्टिकोण में व्यापक व सकारात्मक है। यह स्वास्थ्य के मानक निर्धारित करती है, वे मानक जो कि सकारात्मक स्वास्थ्य को दर्शाते हैं तथा जिनकी प्राप्ति की ओर हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम हैं जो निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, ये हैं आयाम जो कि हमें नीचे लिखे हुए हैं। शारीरिक आयाम जो पहला है वो हमारा शारीरिक आयाम है। जब किसी व्यक्ति के स्वस्थ होने की बात की जाती है तो सामान्य इसी पहलू शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य का पता लगाना और उसका वर्णन करना आसान है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो दिखने में सतर्क, क्रियाशील, ओजस्वी और क्रमठ हो। तो क्रमठ मतलब यहाँ पे हमारा यह है कि कोई भी क्रम करने वाला हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वो कोई भी क्रम कर सकता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के निम्नलिखित लक्षण हैं जिनसे उसके स्वास्थ्य की पहचान हो सकती है। तो यहाँ पे शारीरिक लक्षण हमें बताए गए हैं। तालिका 1 है स्टूडेंट्स, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण है। यहाँ पे शरीर के अंग विशिष्टता है और यहाँ पे अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण है। देखिए, बाहरी व्यक्ति चुस्त और फुर्तीला हो और बाल चमत्कार और सिर की त्वचा स्वस्थ हो। हमारे बाल कैसे होने चाहिए? स्वस्थ आदमी वो है जिसके बाल चमकदार और सिर की त्वचा स्वस्थ हो। और गले की ग्रंथियाँ कैसी होनी चाहिए? बड़ी हुई ना हो। और त्वचा कैसी होनी चाहिए? चिकनी, हल्की, तेलीय तथा साफ रंग की होनी चाहिए त्वचा। आँखें कैसी होनी चाहिए? चमकदार और साफ हो तथा उनके नीचे काले धब्बे ना हो। और होंठ कैसे होने चाहिए? गुलाबी रंग के व आर्द्र जो है होंठ होने चाहिए, गुलाबी रंग के हों और हेल्दी होंठ होने चाहिए। और हेल्दी होंठ वही होंगे जिनका रंग गुलाबी होगा। तो जीभ कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? गुलाबी रंग की तथा भाव रहित, भाव नहीं स्टूडेंट्स, भाव रहित, गुलाबी रंग की तथा भाव रहित हो जीभ जैसी हमारी होनी चाहिए। मसूड़े अच्छे गुलाबी रंग के, मजबूत तथा सूजन और रक्त स्राव रहित। तो दांत सीधे, साफ और सफ़ेद। और उधर जो है पेट बाहर निकला हुआ ना हो। तो यहाँ पे अस्थि पंजर जो है आकार ठीक हो। यहाँ पे अस्थि पंजर कहा गया है हमारे शारीरिक ढांचे को, हड्डियों के आकार को, जो हड्डियों का आकार है वो ठीक हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे हमारा है वज़न कैसा होना चाहिए? लंबाई, आयु और शारीरिक बनावट के अनुपात में हमारा वज़न होना चाहिए। मुद्रा जो है झुका हुआ ना हो और हमारा जो पास्चर है झुका हुआ नहीं होना चाहिए। बाजू तथा टांगें सीधी हों तथा पेट अंदर और छाती बाहर हो। मांसपेशियां कैसी होनी चाहिए? अच्छी, विकसित तथा मजबूत होनी चाहिए। मानसिक नियंत्रण, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हो और चिड़चिड़ापन तथा बेचैनी न हो। और भूख कैसी लगनी चाहिए? उचित भूख लगती हो और पाचन क्षमता अच्छी हो। उसकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए और भूख इम्यूनिटी के हिसाब से उसे अच्छी लगती होनी चाहिए। और निद्रा कितनी आनी चाहिए? गहरी नींद आती हो उसको जब उसे ज़रूरत हो। पाचन व अवशेषण नियमित तथा सामान्य होना चाहिए। जो पाचन और अवशेषण है वो नियमित तथा सामान्य होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगला पॉइंट है हमारा मानसिक आयाम। शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा मानसिक स्वास्थ्य एक जटिल संकल्पना है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, देखिए यहाँ पे व्यक्ति बताया गया है जिसका मानसिक अच्छा होता है। और यहाँ उन्होंने कहा है कि स्वस्थ व्यक्ति का मानसिक जो रूप होता है वो कैसा होता है? का भाग है जो अंत दर्द से मुक्त हो। अंत दर्द कैसा होता है? जो उसके अंदर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। जिसे हमेशा अपने को कोसने या अपने आप पर दया खाने की आदत ना हो। और जो है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों एवं परिस्थितियों के अनुकूल रहने की क्षमता हो। और जिसमें विभिन्न व्यक्तियों एवं परिस्थितियों के अनुकूल रहने की क्षमता हो स्टूडेंट्स।
ऐसा व्यक्ति बहुत स्वस्थ होता है जो हर परिस्थिति से मुकाबला कर लेता है। तो घ जो है जो दूसरों के भावों के प्रति संवेदनशील हो और दूसरों के भाव अच्छी तरह समझता हो, सेंसिटिव। ड जो है जिसका अपनी भावनाओं विशेषकर क्रोध, ईर्ष्या, भय और आत्मलग्नि जो है आत्म ग्लान आदि पर नियंत्रण हो। भावनाएं विशेषकर क्रोध, ईर्ष्या, भय और आत्मलग्नि, इससे तात्पर्य है कि उसका अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, अपनी भावनाओं पर उसका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि किसी के भी सामने वो भावुक ना हो और किसी को भी ऐसा ना लगे कि ये इंसान दुखी है। तो इस पर उसका नियंत्रण कंट्रोल होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य मापना अत्यधिक कठिन है। सामान्य मानसिक रूप से अधिक स्वास्थ्य अस्वस्थ व्यक्ति को जल्दी ही पहचाना जा सकता है, परंतु उन लोगों को पहचानना मुश्किल होता है जो दिखने में तो सामान्य लगते हों परंतु दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील ना हों और ना ही उनके विचारों को समझ सकते हों। ऐसे व्यक्तियों को मानसिक रूप से अस्वस्थ कहना ठीक हो जाता है, कठिन हो जाता है, किंतु यही समस्या जब गंभीर और स्थायी हो जाती है तो उस व्यक्ति को निश्चय ही मानसिक रूप से अस्वस्थ कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आगे है, एक व्यक्ति जो समाज के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य को समझता है और आसपास के लोगों से संबंध बनाए रखने की योग्यता उसमें है तो उसे सामाजिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। किसी भी प्रकार की मानसिक अवस्था दूसरों के साथ पारस्परिक क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और उसमें समाज के उपयोगी सदस्य होने की क्षमता कम हो जाती है। इसी तरह शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए भी सामाजिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कठिन है। शारीरिक रूप से अस्वस्थता व्यक्ति को चिड़चिड़ा और हताश बना देती है, उदास बना देती है और इसी कारण वह अन्य लोगों से सामान्य रूप से व्यवहार नहीं कर पाता। मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के बिना सामाजिक स्वास्थ्य के लक्षण को प्राप्त करना असंभव है। ये आम सी बातें हैं। दो तरह के व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है और सेंसिटिव और यहाँ पे जो एक दृढ़ व्यक्ति होता है, अपने आप को कठोर बना के रखने वाला, और एक जो है सेंसिटिव, जल्दी इमोशंस उसके बेकाबू जल्दी से हो जाते हैं उस व्यक्ति के, और एक के है कि वो कुछ भी हो जाए तो वो कहीं से भी डामाडोल नहीं होता है। ऐसी स्थितियाँ हैं और ये दो तरह के व्यक्ति हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। आप यहाँ पे यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन बड़ा है तो आपको उसके पॉइंट शॉर्टकट भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सामाजिक आयाम। सामाजिक स्वास्थ्य का सीधा सा अर्थ है व्यक्ति के समय के अंदर उसके एवं समाज के सदस्यों के बीच तथा समुची मानवता एवं समय के बीच सौहार्द एवं अखंडता की भावना एवं उसके प्रति कटिबद्धता की इच्छा। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को उसके एवं, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ऊपर वाला पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा है, भावना एवं उसके प्रति कटिबद्धता जो है उसकी इच्छा। दूसरे शब्दों में व्यक्ति की उसके एवं उसके समाज के अन्य सदस्यों के बीच परस्पर संबंधों की सीमा एवं गुणवत्ता को आगे है स्टूडेंट्स हमारा सामाजिक आयाम कैसे होते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य का सीधा सा अर्थ है व्यक्ति के समय के अंदर उसके एवं समाज के सदस्यों के बीच तथा समूची मानवता एवं समय के बीच सौहार्द एवं अखंडता की भावना एवं उसके प्रति कटिबद्धता की इच्छा। दूसरे शब्दों में ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। देखिए ये दूसरे शब्दों में व्यक्ति की उसके एवं उसके समाज के अन्य सदस्यों के बीच परस्पर संबंधों की सीमा एवं गुणवत्ता को सामाजिक स्वास्थ्य कहा जाता है। किसी व्यक्ति की सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि एवं क्षमता तथा समाज के प्रति उसके समर्पण भरे दृष्टिकोण को उस व्यक्ति के सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ पे आपको जो शब्द कठिन लगते हैं उसको काट दीजिए और यहाँ पे सिंपल से जो वर्ड हैं आपको सिंपल सी लाइनें भी आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो आगे देख लेते हैं, यदि हमारा सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा हो तो क्या करना होना चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो वहाँ पे क्या होता है, का हमारा भाग है हमारा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है।
दूसरा है हमारा दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार रहता है। तीसरा है स्टूडेंट्स हमारा मोहक व्यक्तित्व होता है। मोहक मतलब हर किसी के साथ घुल मिल कर के रहना। तो घुलने मिलने वाला जो है वो यहाँ पे पॉइंट दर्शाया गया है स्टूडेंट्स। वो ऐसा व्यक्ति सभी को मोहक कर लेता है। तो यहाँ पे पॉइंट है, हम दूसरे के प्रति अपने दायित्वों और कर्तव्यों का पालन करते हैं। और अगला पॉइंट है, हम स्वस्थ अंतर व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। और पॉइंट है, यहाँ पे हम असहमति को सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हैं। और यदि यहाँ पे देखिए हम असहमति को, यदि कोई हमारे साथ असहमत भी नहीं है, सहमत नहीं है, तो उसको हम नेगेटिव रूप से नहीं लेते, पॉजिटिव ही लेते हैं, स्वीकार करते हैं उसको हम। तो चलिए, सामाजिक स्वास्थ्य को मापना आसान नहीं है। सामान्य मानसिक स्वास्थ्य की भांति ऐसे व्यक्ति को पहचानना आसान है जिसकी सामाजिक अस्वस्थता का स्तर गंभीर है। वहीं ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर पाना कठिन है जो अलग स्तर से सामाजिक रूप से अस्वस्थ है। हम सभी अपराधियों को सामाजिक रूप से अस्वस्थ मानते हैं तथा उनके द्वारा किए गए चोरी या हत्या जैसे दुष्कर्म उनकी सामाजिक अस्वस्थता को दर्शाते हैं। स्टूडेंट्स, यदि वो मानसिक तौर पर मेंटली रिटायर्ड होते हैं, वो ही इंसान जो दुष्कर्म करते हैं या फिर कुछ चोरी या कुछ भी ऐसे गलत काम करते हैं, उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं होती है। तो यहाँ पे यही पॉइंट है। परंतु जब ऐसे व्यक्ति उत्तरदायित्वों को निभाने तथा दूसरे लोगों के साथ मिलकर रहने की बात करते हैं, तो सामान्य और सामाजिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में अंतर करना कठिन हो जाता है। हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को कुछ लोग सामाजिक रूप से स्वस्थ माने और कुछ अन्य उसे अस्वस्थ माने। अब स्वास्थ्य के इस आयाम को मापने के लिए बेहतर मापदंडों की आवश्यकता है। तो चौथा पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही ये पॉइंट जो हमारा था बहुत ही आसान है, आपको अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। चौथा पॉइंट है आत्मिक आयाम। तो चलिए, आत्मिक स्वास्थ्य को परिभाषित कर पाना बहुत कठिन है। आत्मिक स्वास्थ्य स्टूडेंट्स, कोई भी किसी को पहचान नहीं सकता कि वो उसकी आत्मा कैसे क्या कहती है और कैसे वो इंसान अपनी आत्मा की आवाज़ सुन कर के उसका अध्यात्म कैसा है, कोई भी नहीं पहचान सकता किसी भी व्यक्ति को। और किसी अस्वस्थ व्यक्ति को पहचाना जा सकता है, लेकिन जो अध्यात्म है इंसान का, उसको पहचानना कठिन हो जाता है। भारतीय होने के कारण हम संभवतः आत्मिकता को बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमारे समाज में धार्मिक और नैतिक नियमों व आचरण को आसानी से देखा जा सकता है। एक सदस्य व्यक्ति लगभग हर समय इन नैतिक नियमों का पालन करता है। सत्कार्य करना तथा दूसरों को हानि न पहुंचाना, अच्छाई और न्याय की मूल शक्तियों में विश्वास, दूसरे की आवश्यकताओं को समझना और उन्हें पूरा करना। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अध्यात्म और आत्मिक जो इंसान का आयाम है, वो अंतरात्मा से कैसा इंसान होना चाहिए, कैसा होता है, वो ही इंसान उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है स्टूडेंट्स। आगे देख लेते हैं। दूसरे की आवश्यकताओं को समझना और उन्हें पूरा करना, कर्तव्य एवं जिम्मेदारी के प्रति आबद्ध रहना, यह आत्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण हैं। इन गुणों को जानने के बाद समय अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूर्ण रूप से आत्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना कितना कठिन है। तो आत्मिक से तात्पर्य है वो कहते हैं कि आत्मिक से तात्पर्य ये नहीं है कि धार्मिक कट्टरता हमारे पास होनी चाहिए, बल्कि हमारे देश के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता से है। धर्मनिरपेक्ष जो होता है वो क्या कहते हैं, तो उससे तात्पर्य है इसका। धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों के अंधानुकरण से एक व्यक्ति अनिवार्यतः आत्मिक रूप से स्वस्थ नहीं होता। आत्मिक स्वास्थ्य सामान्यतः लोगों की अभिवृत्ति से संबंधित है और इसके प्रमुख लक्षण हैं दूसरों की सेवा करने की इच्छा रखना और उनकी सहायता करना, जिससे एक देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों के बीच अच्छा सामंजस्य और धर्मनिरपेक्षता बनी रहे और देश की प्रगति कर सके। तो पांचवा हमारे पास पॉइंट है स्टूडेंट्स, व्यावसायिक आयाम जैसे हमारे जीवन के जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे काम धंधे हैं, उनसे है। प्रत्येक मानव अपने जीवन में कोई ना कोई कर्म क्षेत्र अपनाता है। उसके लिए
वही कर्म क्षेत्र उसकी आजीविका का साधन बन जाता है तथा जीवन एक अविभाज्य अंग है। उस कर्म क्षेत्र को ही व्यवसाय की संज्ञा दी जाती है। व्यावसायिक प्रतिबद्धता उसके स्वास्थ्य के साथ जुड़ जाती है तथा वह उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैंने पहले भी आपसे बताया है कि आपको कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आपको उलझन होगी, आपका क्वेश्चन रह जाएगा। आप सीधे से इस पॉइंट को लिख सकते हो, अपनी तरफ से सीधे से आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, तो भी आपको अंक मिलने से नहीं रहेंगे, अंक मिलेंगे आपको। व्यवसाय की प्रकृति, उसके परिणाम, उसमें आने वाली कठिनाइयाँ, समाज के विभिन्न वर्गों में उस व्यवसाय की मान्यता और प्रतिष्ठा के अनुरूप ही व्यक्ति की निजी उपलब्धियों एवं मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। उसी के अनुरूप वह अपने ही श्रेष्ठ का हीन समझता है अथवा उसका आत्मविश्वास और स्वाभिमान घटता बढ़ता है। इन सब परिवर्तनों का सीधा संबंध व्यक्ति के स्वास्थ्य से है। संतुष्टि एवं सामाजिक रूप से स्थापित एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वास्थ्य निश्चित ही अच्छा होता है। आपको स्टूडेंट्स इस जो पॉइंट को समझकर लिखना है और अपने ही तरीके से लिखना है और इन बातों को सही लिखना है। तो अगला पॉइंट है, स्वास्थ्य के प्रत्येक आयाम की भांति व्यावसायिक आयाम भी स्वास्थ्य के अन्य आयामों को प्रभावित करता है तथा उनसे प्रभावित भी होता है। उदाहरण के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी नौकरी से असंतुष्ट है तथा उसे बेहतर नौकरी नहीं मिल पा रही है, इसका उसके संपूर्ण स्वास्थ्य पर यह प्रभाव पड़ेगा कि शायद वह हर समय निराशा से ग्रस्त रहेगा तथा साथ ही उसमें चिंता और क्रोध की भावनाएं उभरेंगी। आत्मसम्मान कम हो जाएगा और लगातार तनावग्रस्त रहने से उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। चिड़चिड़ेपन के कारण उसके सामाजिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। उसे शांति का एहसास नहीं होगा और इस प्रकार वह आध्यात्मिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है स्टूडेंट्स, आम ही हमारे जो हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, जो उस व्यवसाय में यदि उसको कोई कम मुनाफा होता है तो वो मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। और परेशानी में कौन कौन से पॉइंट उपजते हैं वो आपको लिखने हैं स्टूडेंट्स। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ ये पॉइंट रिलेटेड है, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो उपरोक्त सभी आयाम किसी न किसी तरह मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए हैं और इनमें घटित परिवर्तन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है और सारे पॉइंट्स इसके हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली जो घटनाएँ, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे साथ होता है वही है। तो आपको लिखने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग अपना जो ये क्वेश्चन है आप रिपीट कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले वीडियो में, तो मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।